ऑडियो 4 घर परिवार भी एक शरीर है। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। महिलाओं को समर्थता का प्रशिक्षण। व्यक्तिगत दंपति जीवन दो घनिष्ठ मित्रों की सघन आत्मीयता है। इसमें दोनों पक्ष अपने अपने ऊपर संयम करते हैं। यह पाणी ग्रहण ग्रंथि बंधन उच्च उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। यह कामुकता की दृष्टि से घटिया दर्जे का सिद्ध होगा और महंगा भी पड़ेगा। दासी के रूप में सदा सदा के लिए नौकरानी, चौकीदारिन, रसोईदारिन प्राप्त कर लेना आरंभ में तो बड़े नफे का उपहार जैसा मालूम पड़ता है, पर जब उसके साथ जुड़े हुए दायित्व सिर पर लगते हैं तो उन्हें वहन करते हुए कमर टेढ़ी होती है। बच्चों के भरण पोषण, शिक्षण, शादी, आजीविका के अतिरिक्त जो कुछ कमाया धमाया था वह सब कुछ इसी मूलधन की ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। जो विवाह के समय सुंदर गुड़िया के रूप में मन बहलाने के लिए मिला था, आरंभ और अंत का मध्यवर्ती लेखा जोखा लेने पर प्रतीत होता है कि सौदा महंगा पड़ा। एकाकी रहते तो संभवतः अधिक निर्द्वंद्व निश्चिंत रहते। यही बात उस वधू के संबंध में है जो पति के सानिध्य का सुख और उसी कमाई का लाभ लेने की बात सोचती है। वह भी घाटे में रहती है। अपना स्वास्थ्य, सौंदर्य, स्वतंत्र सभी कुछ गवा बैठती है। पग पग पर अपमानित होती और एक अपराधी की तरह पिंजड़े जैसी कोठरी में कैद रहती है। दूसरों का सहारा पाने की स्थिति पर अपना ही भविष्य अंधकार में बना बैठती है। यदि ससुराल के लिए किए गए श्रम और त्याग की अपेक्षा अपने शरीर श्रम, बुद्धिबल, कौशल और वफादारी का मूल्य मांगा होता तो वह जीवन भर कदाचित अच्छी खासी धनाढ्य बन जाती, पर अंततः उसके हाथ बासी भूसा भोजन, फटा टूटा कपड़ा और जर्जर शरीर ही हाथ रह जाता है। आरंभिक कल्पना तो बहुत कुछ पाने की रंगीली उड़ान जैसी थी, पर पूरी अवधि का लेखा गिनने पर प्रतीत होता है कि सारी खिलवाड़ धोखे की टट्टी जैसी निकली। विवाह का आम प्रचलन है। कोई अंधा अपंग भी बिना विवाह किए रहना नहीं चाहता। इसके लिए सपने भी संजोता है, प्रयत्न भी करता है और अपनी उपलब्धि में सोचता है कि मनोरथ पूरा होने जैसा सुयोग मिला, पर उस कागज की नाव का जल्द ही दिवाला निकल जाता है। प्रतीत होता है कि जाल में फंसी हुई चिड़िया या मछली जैसी भूल हो गई। पाने के लिए जो विवाह करते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। प्रसन्न वे होते हैं जो साथी को बहुत कुछ देने, लुटाने, निछावर होने के लिए सहचर ढूंढते हैं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि साथी सुंदर सुयोग्य ही हो। कुरूप और अयोग्य पर भी यदि आत्मीयता, ममता, सद्भावना, श्रद्धा बखेरी जाए तो वह ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई देवलोक का वासी हो। वस्तुतः अपनी ही श्रद्धा साथी से टकराकर अपने पास वापिस लौट आती है। अपनी उदारता साथी को प्रतिक्रिया बनकर वापिस लौट आती है। आदर्शों से भरा पूरा प्रणय ही कल्पवृक्ष की तरह फलता है, पर यदि उसका अभाव रहे, शोषण या दोहन के लिए साथी को फंसाया गया तो समझना चाहिए कि वह फंदा अपने ही गले में फंसेगा। विवाह होने के कुछ दिन बाद ही अपने कुचक्र का कष्टदायक प्रतिफल सामने आने लगेगा। जिनके मन में साथी की उदारता का दोहन करने की ललक हो, उनके लिए यही अच्छा है कि इस कुचक्र को रचने के प्रपंच में न पड़े, एकाकी रहें, स्वतंत्रता की जिंदगी जिएं, पराश्रित न बने। जो पाया है उसकी तुलना में अनेक गुना गंवाने के जाल जंजाल से बचे रहें। जब तक साथी की सेवा करने, उसे ऊंचा उठाने, निहाल करने की आतुरता न उमंगे, तब तक विवाह का अवसर आने के लिए ठहरे रहना और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना ही उचित है, भले ही इसके लिए आजीवन प्रतीक्षा ही क्यों न करनी पड़े। वासनात्मक विवाह तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं, पर इसमें उन्हें किसी प्रकार का सुख संतोष नहीं मिलता। अपने साथी की दुर्गति कराने का पाप ही उन विवाहितों के सिर पर चढ़ता है। साथी की सेवा सहायता करके उसे ऊंचा उठाने के अतिरिक्त उस पर प्यार लुटाने की बात ही विवाह के संदर्भ में सोचनी चाहिए, और हर दिन यह देखते रहना चाहिए कि साथी को सुखी बनाने के लिए ही नहीं, सुसंस्कृत बनाने के लिए कितना किया और भविष्य में क्या करने का निर्धारण है। एक दूसरे को प्रसन्न करना ही नहीं वरन समुन्नत बनाना कर्तव्य है। उसी को पूरा करते रहने से विवाह का सत्परिणाम उत्पन्न होता है और वह सच्चे अर्थों में सफल सार्थक होता है। पैर में ठोकर लग जाने पर मनुष्य बैठ जाता है, समीप से देखता और हाथ से टटोलता है कि कितनी गहरी, किस प्रकार की चोट लगी। उससे बहते हुए रक्त को बंद करने के लिए क्या किया जा सकता है। तुरंत जो साधन उपलब्ध होते हैं उनका उपचार तो तत्काल किया जाता है।
बाद में अन्यत्र अस्पताल आदि जाने की, कुछ उपचार कराने की आवश्यकता पड़ती है तो उस प्रयोजन के लिए वहां जाया जाता है। कोई यह नहीं सोचता कि पैर की उंगली ही टूटी है, अन्य सब अंग तो ठीक हैं। फिर एक छोटे अवयव के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उस पर इतना ध्यान देने की क्या आवश्यकता है जिसके लिए अन्य काम रोकने पड़े। समूचा शरीर एक ही तंत्र के रूप में रह रहा है। किसी भी अंग के क्षतिग्रस्त होने पर सारी शांति नष्ट हो जाती है। मन एकाग्र होकर उसी को सुधारने में लगता है। इससे भी बड़ी कठिनाई तब होती है जब आधे शरीर को पक्षाघात जैसा रोग हो जाता है। आधा शरीर ठीक रहते हुए भी पक्षाघात पीड़ित की स्थिति ऐसी बन जाती है जिसमें शरीर निष्क्रिय निरर्थक बन जाता है। पीड़ित पक्ष की व्यथा स्वस्थ पक्ष को भी सताती है। कुल मिलाकर इस रोग का रोगी अपंग स्थिति में ही पहुंच जाता है। यह उदाहरण महिला समाज के पिछड़ी स्थिति में होने के कारण नर की सुव्यवस्था और प्रगति के भारी व्यवधान उपस्थित होने के संबंध में कही जा रही है। मध्यकाल के सामंतवादी अंधकार युग में नारी को वासना और विलास का एक उपकरण माना गया। उससे बंधुआ मजूरों जैसा दासी स्तर का काम लिया गया। लंबे समय से यह स्थिति चलती आ रही है। फलतः शोषित पक्ष भी उसका अभ्यस्त हो गया है। जो लाभ उठाते रहे हैं वे तो अपनी सुविधाओं में कमी आने देने के लिए अपनी ओर से प्रयत्न करेंगे ही क्यों। परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आधी जनसंख्या अपनी मौलिक क्षमता का एक बहुत बड़ा भाग निष्क्रिय बना चुकी है। सुधार परिवर्तन की दिशा में कुछ नहीं हो रहा है। अपनी कठिनाइयों को वे स्वाभाविक प्रचलन मान लेने पर हेर फेर की आवश्यकता ही क्यों अनुभव करेगी और उसके विरुद्ध आवाज भी क्यों उठाएगी। किसी को कोई व्यवहार सहन नहीं होता तो उसका प्रतिरोध उसी व्यक्ति से करती है जिसे दोषी समझती है अथवा जिससे हिमायत किए जाने की आशा होती है। उससे अपनी बात तर्कपूर्ण ढंग से नहीं वरन आक्रोश में भरकर ही कहती है। आक्रोश की प्रतिक्रिया आक्रोश के रूप में ही होती है। समाधान तो शांत चित्त से वास्तविक कारण ढूंढने और उसका स्थायी समाधान करने पर ही स्थिति में सुधार होता है। ऐसा प्रयास पीड़ित, उत्पीड़क अथवा सुधारक वर्ग में से किसी ओर से भी नहीं होता। इस दिशा में सार्थक एवं गंभीरता युक्त प्रयत्न किया जाए, इसका ठीक यही समय है। जापान के गांधी कगावा ने संयोगवश मिली पत्नी को इस रूप में प्रशिक्षित किया था कि वह अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं की बात पूरी तरह निकाल दे और उनके पिछड़ों को उठाने वाले सेवा उपक्रम में लगावे। यह रीति नीति उन आदर्शवादी विचारशील पतियों को अपनानी चाहिए। अपनी पत्नी को महिला जागृति के लिए सहमत, तत्पर एवं प्रशिक्षित करना चाहिए। अपने देश में चिरकाल से ऐसा प्रवचन जड़ जमाए हुए है कि महिला समाज में पुरुष वर्ग का प्रवेश निषिद्ध माना जाता है। कहीं ऐसा होता है तो उस पर उंगली उठती है, विरोध होता है और उस प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाता। ऐसी परिस्थितियों में यही उपाय कारगर हो सकता है कि विचारशील पत्नियां अपने आप को लोक सेविका समझें और महिला जागृति के लिए अपने आप को समर्पित करने की योजना एवं दिनचर्या बनाएं। पति उनके कार्य में सहयोग करें, मार्गदर्शन दें, योजना बनाएं और उसे कार्यान्वित करने में अपने पुरुष मित्रों को प्रोत्साहन दें ताकि उनके घरों में उस महिला सेविका को प्रवेश पाने और सहयोग करने की बात बन जाए। घर के पुरुष विरोध करें तो उस स्थिति में बाहर की महिला का घर में प्रवेश कठिन हो जाता है, चाहे वह कितने ही श्रेयस्कर उद्देश्य के लिए ही क्यों न किया गया हो। नारी उत्कर्ष के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष ऐसे ही हैं जिन्हें आरंभ से ही लिया जाना चाहिए। इनमें कुछ सुधारात्मक हैं, कुछ सृजनात्मक। दोनों को ही साथ साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। छेद वाले घड़ों के सुराखों को भी बंद किया जाना चाहिए और साथ ही उसका खालीपन दूर करने के लिए पानी भी भरा जाना चाहिए ताकि वह उद्देश्य पूरा हो जिसके लिए घड़ा बना था। नारी समुदाय में 3 कमियां ऐसी हैं जो बुरी तरह खटकती हैं। इनमें से एक है उनका बिगड़ता हुआ स्वरूप, दूसरा शिक्षा का अभाव जिसके कारण उनकी विचार शक्ति कूप मंडूक जैसी सीमित बनकर रह जाती है, तीसरी है सर्वथा परावलंबन। उन्हें इस स्थिति में होना चाहिए कि आड़े वक्त में कुछ कमा सकें और आर्थिक दृष्टि से सर्वथा परावलंबी न रहें। इन तीनों को दूर करने के लिए ऐसे रचनात्मक कार्य हाथ में लिए जाने चाहिए जिससे संपर्क मात्र से महिलाएं प्रगति की दिशा में कुछ कदम उठा सकें। कुछ कुरीतियां ऐसी हैं जो नारी जीवन के लिए भारी बाधक बनकर रह रही हैं। उनमें से प्रमुख हैं, पहला, लड़की लड़के के बीच बरता जाने वाला असमानता का पक्षपात, दूसरा पर्दा प्रथा, तीसरा विवाह शादियों की धूमधाम प्रदर्शन और दहेज, चौथा
दिनचर्या की ऐसी व्यस्तता जिसमें उन्हें अपने उत्कर्ष के लिए कुछ सोचने या करने का समय न मिल सके। नारी जागरण का स्वरूप यह होना चाहिए कि तीसरे प्रहर 2 घंटे का नारी सत्संग या प्रशिक्षण चल पड़ने के लिए प्रबल प्रयास किया जाए। यह एक स्थान पर अथवा अदल बदल कर कई स्थानों पर होते रह सकते हैं। उनमें उपरोक्त 3 सृजनात्मक और 4 सुधारात्मक कार्यक्रमों को हाथ में लिया जाए। प्रथम इन बातों को इस प्रकार समझाएं कि वे सुनने वाले वर्तमान स्थिति में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता अनुभव करें और उस प्रयास में जहां जिसके लिए जितना संभव हो वह उतना कदम बढ़ाने के लिए सक्रिय योगदान करें। इस संदर्भ में तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए प्रचलित किया जाए। साथ ही विचार विनिमय के लिए शंका समाधान जैसा अवसर प्रस्तुत किया जाए। इस आधार पर ढर्रे की पिछड़ी प्रक्रिया के विरुद्ध उत्साह जगाया जा सकता है और परिवर्तन के लिए जो करना है उसकी प्रेरणा दी जा सकती है। इन सत्संग गोष्ठियों में कुछ ऐसा प्रत्यक्ष कार्यक्रम भी जुड़ा रहे जिसमें सम्मिलित होने वाली कुछ प्रत्यक्ष लाभ का अनुमान लगा सकें। मात्र दार्शनिक विचारों को सुनने बहुत दिन तक महिलाएं लगातार नहीं आती, वे ऊबने लगती हैं। इसलिए यदि इन सुधार संगठनों की प्रशिक्षण परिपाटी को अधिक लोकप्रिय बनाना है तो उनके साथ कुछ ऐसे आकर्षण जोड़ने चाहिए जिससे वे ऐसा अनुभव करें कि कुछ प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है या होने वाला है। इसके लिए सिलाई की मशीन चलाने, कटाई का गणित समझाने, पुराने कपड़ों में से नए निकालने के कार्य को प्रमुखता दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त धुलाई, रंगाई, बुनाई आदि के सरल तथा लाभदायक तरीके समझाए जा सकते हैं। आंगनवाड़ी की प्रक्रिया ऐसी ही सरल साध्य है। उससे प्रतिदिन गाय पालने जैसी आमदनी हो, जरिया हर दिन निकलता रहता है। संगीत में भी स्त्रियों को रुचि होती है। बच्चों के लिए खिलौने बना देने एवं टूटी फूटी चीजों की मरम्मत करके उन्हें नया जैसा बना देना, रंग रोगन कर देना जैसे कार्य भी ऐसे हों जिनका महत्व सहज ही समझ में आ जाता है। इनका आकर्षण रहने से महिला छात्राओं को उस प्रशिक्षण में आसानी से सम्मिलित किया जा सकता है। वस्तुतः उनकी शिक्षा को बढ़ाने पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रौढ़ शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। साक्षरता के अतिरिक्त उनके लिए ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें भी होनी चाहिए जो उन्हें नारी जीवन तथा समाज के सभी उपयोगी विषयों पर यह जानकारी दे सकें जो इन दिनों प्रत्येक महिला को शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक है। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि नारी ने उस विचारधारा को जीवन के हर क्षेत्र में भर लिया है जिसकी सर्जना प्रतिगामी और शोषक समुदाय ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए की थी। इस विचारधारा को इस प्रकार साफ करना है मानो मस्तिष्क की नए सिरे से धुलाई की गई हो। प्रतिगामिता को प्रगतिशीलता में बदलने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा मानो उल्टे को उलटकर सीधा कर दिया गया हो। देखा यह जाता है कि पुरुष तो नारी का शोषण करने के लिए बदनाम है ही, पर नारियों का नारी के प्रति जो व्यवहार है उसमें भी क्रूरता, कठोरता का कम समावेश नहीं है। सास बहू की, देवरानी जेठानी की, ननद भावज की पारस्परिक लड़ झगड़ की बारीकी में उतरा जाए तो प्रतीत होगा कि स्त्रियों में पीड़ित वर्ग के साथी होने के कारण जो सहानुभूति होनी चाहिए उसका अभाव ही रहता है। सास बहू के ऊपर जितने प्रतिबंध लगाती है, जितना हैरान करती है, उतना पति या ससुर, जेठ आदि नहीं करते। यह अनुदारता उसी प्रतिगामिता का प्रतीक है जो उन्हें पिछड़ेपन के कारण प्रतिगामिता को संस्कारिता के रूप में विरासत में मिली है। नारी शिक्षा में साक्षरता के अतिरिक्त प्रगतिशीलता का भी समावेश होना चाहिए ताकि उन्हें यह विदित हो सके कि नारी के पिछड़ेपन का स्वयं उस पर, बच्चों पर, परिवार पर, दाम्पत्य जीवन और समाज पर क्या बुरा असर पड़ता है। यदि उन्हें सुयोग्य और प्रगतिशील बनाया जा सके तो उसका क्या सुखद प्रभाव उपरोक्त सभी वर्गों पर हो सकता है। आधी जनसंख्या को पिछड़ेपन से उबारकर प्रगतिशील बनाया जा सके तो समझना चाहिए कि मानवीय शक्ति की समर्थता देखते देखते दूनी हो गई। यह पुनरुत्थान जितने तरीकों से हो सकता है उसमें सर्वसुलभ उपाय यह है कि आदर्शवादी विवाहित जोड़ों में से नारी पक्ष अपने जिम्मे महिला उत्कर्ष का काम ले और उसमें पूरी तन्मयता, तत्परता के साथ लगे। पति इसको पिछली पंक्ति में रहकर समर्थन करे। विधवाएं, परित्यक्ताएं, निवृत्त स्तर की अन्य महिलाएं भी इस कार्य में अपने अपने ढंग से योगदान दे सकती हैं। बड़े घरों की बहू बेटियां जिनके जिम्मे घर गृहस्थी का बड़ा काम नहीं है,
बहुत व्यस्त नहीं रहती, वे भी महिला उत्कर्ष के लिए अपना समय निकाल सकती हैं। यह निर्धारण नियमित होना चाहिए ताकि शिक्षा देने और लेने वाले दोनों को ही नियत समय पर तैयार रहने का ध्यान रहे। नारी जागरण के लिए यूं पुरुष भी कुछ न कुछ कर ही सकते हैं, पर अधिक उपयुक्त यही है कि वे अपने घरों की महिलाओं को इस कार्य में लगाएं और स्वयं उनके कार्य की सफलता के लिए पीठ पीछे रहकर वातावरण बनाएं।